सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। पाकिस्तान की फीकस आमदनी खित्ते और दुनिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में बहुत कम है। वर्ल्ड बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त पर कैपिटा इनकम $1600 से जायद है। इस हिसाब से पाकिस्तान 189 ममालिक की फहरिस्त में 159वें नंबर पर मौजूद है। दुनिया की तमाम मीशतें कर्जा लेती हैं, इसी से उनकी मीशत चलती है। दुनिया के दीगर ममालिक इंडस्ट्रियल और इकनॉमिक ग्रोथ के लिए कर्जे लेते हैं, जबकि पाकिस्तान में कर्जे जो बुनियादी तौर पर सूद की अदायगी के लिए जाते हैं। पाकिस्तान का मौजूदा इंतजामी ढांचा, वजारतें और महकमों की भरमार हुकूमत और मुल्की खजाने पर एक बहुत बड़ा बोझ है। पाकिस्तान को इस वक्त $87 अरब से जायद कर्जों का सामना है, जो मुल्क की मईशत के लिए एक बड़ा चैलेंज बने हुए हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां सरकारी मुलाजमीन को रिटायरमेंट के बाद जिंदगी भर के लिए पेंशन दी जाती है और उनकी वफात की सूरत में यह पेंशन उनकी बेवा को मुंतकिल हो जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के सालाना बजट का 1/4 हिस्सा पेंशन की अदायगियों पर खर्च होता है। मौजूदा माली साल के बजट में पेंशन के लिए 1000 अरब रुपए से ज्यादा मुख्तस किए गए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले में 122 अरब रुपए ज्यादा हैं। वजीर खजाना के मुशीर खुर्रम शहजाद ने कहा है कि हुकूमत के खर्चे ज्यादा हैं जिन पर टैक्स का पैसा लग जाता है। विफाकी हुकूमत का साल का बजट 876 अरब रुपए है, जिसे कम कर रहे हैं। विफाकी हुकूमत ने राइट साइजिंग के तहत 6 वजारतों के 80 महकमों को कम करके 40 करने का ऐलान किया है, जिससे हुकूमत को 900 अरब रुपए के अखराजात को कम करने में मदद मिलेगी। वजारत उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और वजारत सैफरान को जम कर दिया गया है और वजारत कैड को खत्म कर दिया गया है, और मजमूई तौर पर 43 वजारतों और उनके मातहत 400 इदारों में राइट साइजिंग 30 जून 2025 तक मरहलावार मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। हुकूमत ने 60% खाली पोस्टें भी खत्म करने का ऐलान कर दिया है। ये वो असामियां थीं जो सिर्फ कागजों में मौजूद थीं। इन असामियों पर कोई काम नहीं कर रहा था। हुकूमत को यह कदम बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। अभी पहले मरहले में 5 वजारतों की राइट साइजिंग हो रही है। वफाकी हुकूमत के पास 23 ऐसे इदारे हैं जिन्होंने 905 अरब रुपए के नुकसान किए हैं, जिनमें बिजली की तकसीम कार कंपनीज भी शामिल हैं। उनके मुलाजमीन की तनख्वाहों की मद में भारी रकम दी जाती है। रिटायरमेंट की सूरत में पेंशन की जिम्मेदारी भी हुकूमत को उठाना पड़ती है। माहिरीन के मुताबिक वफाकी हुकूमत को चाहिए कि इस अमल में सूबों को भी शरीक करें, क्योंकि जो महसूलात का 66% हिस्सा है वो सूबों को जाता है, और अगर सूबे भी इसमें शामिल हो जाते हैं तो उसके बहुत बेहतर असरात मुरतब होंगे। पाकिस्तान का मसला टैक्स टू GDP नहीं है, क्योंकि इसकी शरह अगर देखी जाए तो वो दुनिया के 130 ममालिक के बराबर है। ताहम मसला हुकूमत के बढ़ते हुए अखराजात का है। वफाकी वजीर के मुताबिक इस वक्त हुकूमत के तकरीबन 35,000 अरब रुपए इन वजारतों और इदारों में इन्वेस्टमेंट की सूरत में मौजूद हैं, और इस सरमायाकारी के बदले में हुकूमत को हर साल तकरीबन 1000 अरब रुपए का जो खसारा है वो बर्दाश्त करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के कुल कर्जों का हजम 80,000 अरब के करीब पहुँच चुका है। तो अब ये जो फैसला है हुकूमत का, इस पर किस हद तक अमल दरामद हुई है, और ये 900 अरब की अगर बचत करने में हुकूमत कामयाब हो पाती है, या कुछ कमी बेशी के बाद कोई 750 या 800 अरब भी बचा पाती है, तो ये हमारी मुल्क की इकॉनमी पर बोझ को किस हद तक कम कर सकेंगे। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। खाकान नजीब साहब साबिक मुशीर हैं वजारत खजाना के। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। जिन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की एक अरसे से बात हो रही थी, ऐसा महसूस हो रहा है कि अब उस पर इंप्लीमेंटेशन आहिस्ता आहिस्ता शुरू होगा। इस पेस को कितना तेज़ करने की ज़रूरत है? जो टारगेट्स इस वक्त हुकूमत ने सेट किए हैं, ये कितने काबिल अमल हैं और कितने अरसे में ये हासिल हो जाएंगे आपकी नज़र में? खाकान साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो अरबाब, आपने बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन, यानी कि जामे इंट्रोडक्शन जो है वो सामने रखा। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का एक्सपेंडिचर रिफॉर्म उतना ही ज़रूरी है जितना पाकिस्तान का रेवेन्यू साइड का रिफॉर्म ज़रूरी है। अब इसकी ज़रूरत इसलिए है, एक तो आपका मालियाती खसारा इससे कम होगा, एक आपकी जो क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर है, एवरी रुपी स्पेंट इन पाकिस्तान, उसका रिटर्न क्या आ रहा है वो बेहतर होगा, बिकॉज दिस इज़ योर मनी, दिस इज़ द टैक्स पेयर्स मनी दैट the authorities spend. It is borrowed money that the authorities spend. It is foreign borrowing that the authorities spend. So इसको तो बहुत ही केयरफुली करना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि इसकी एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ सर्विस डिलीवरी क्या है। अगर आप इन 3 चीज़ों को सामने रखें, जो कि हम नहीं रखते जब अथॉरिटीज़, हुकूमतें काम कर रही होती हैं पाकिस्तान में या बाहर, सो हमने बहुत दफ़ा उजागर किया है कि ये प्रेसिडेंस लेता है। मैं टेबल पे था तो जिस 1000 अरब की आज आपने बात की, तो मैंने उस वक्त कहा कि ये 250 अरब का है, चंद साल पहले की गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये बढ़ के 500-600 अरब पे चला जाएगा। आई वॉज एक्चुअली रॉन्ग, ये तो 1000 अरब हो गया है पेंशन का। फिर हमने 3-4 कमीशंस बना दिए, चीज़ें इसी तरह कमिटीज़ के थ्रू चलती रहीं और हम आज यहाँ पे खड़े हुए हैं।
पहली तो बात यह है कि इसका अदराक करना, और ये अदराक करना कि माइनर टचिंग से बिल्कुल बात नहीं बनेगी, और ये भी अदराक करना कि इसकी जो रिसर्च कमीशंस और कमिटीज़ की और रिपोर्ट्स मल्टीलैटरल्स की लोकल एग्जिस्ट करती हैं, उनको इस्तेमाल करें. सो यू नो द राइट प्लेस टू स्टार्ट इज़ कि देर आर 17 मिनिस्ट्रीज, जो कि 43 में से एक निकाल भी दूं कैड की, विच वॉज नेवर अ मिनिस्ट्री, सो अब भी 42 हैं. 17 इसमें से ऐसी हैं जिसकी हमें बिल्कुल क्लैरिटी है कि वो 18वीं तरमीम और एनएफसी के साथ अगर इकट्ठे पढ़ेंगे तो उनको होना ही नहीं चाहिए फेडरल गवर्नमेंट में. अब आप मुझसे ये पूछेंगे यार इसका इम्पैक्ट क्या है. सी बात यह है कि जितनी अथॉरिटीज ने अभी तक गुफ्तगू की है, मुझे तो 1, 2, 3, 4% इम्पैक्ट चाहिए ऑफ द जीडीपी के सेविंग्स आ कितनी रही है. सो लेट मी गिव यू दैट फिगर. अगर आप ये 17 मिनिस्ट्रीज को डिवॉल्व करते हैं तो 2023 का एनालिसिस बेस्ड ऑन अ वर्ल्ड बैंक वर्क, सो ये मैं कोई ऐसे नहीं कोट कर रहा, इसके 300 अरब तो आपको सिर्फ करंट यानी कि जारी अखराजात में बच जाएंगे, और तकरीबन 200 के करीब आपको प्लानिंग जो खर्च करती है पीएसडीपी की मद में उसमें बच जाएंगे. ये पाकिस्तान पब्लिक एक्सपेंडिचर रिव्यू हुआ था, उसमें ये चीज़ें मौजूद हैं. सो आई थिंक दैट्स द प्लेस टू स्टार्ट, और ये है असल काम होने वाला. अब चूंकि इस दफ़ा क्यों हो रहा है ये भी याद रखिए, एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क था, सितंबर में मीट होना था, जिसके मुताबिक नेशनल फिस्कल पैक्ट से डेवोल्यूशन होनी थी. सो अभी मैं लिख रहा था एक आर्टिकल ऑन आईएमएफ के जो टारगेट्स हैं मार्च के लिए, क्या वो मीट हुए. अब सितंबर में ये स्ट्रक्चरल बेंचमार्क एग्जिस्ट करता था कि ये आपने मीट करना है, जिसमें आपने बताना है कि नीचे क्या जाएगा नेशनल फिस्कल पैक्ट के थ्रू. सो आई एम रियली होपिंग कि ये काम जो है ये तो शायद हो चुका होगा या होने वाला होगा, बट अगेन फिर वही बात आ जाती है कि हम ज़्यादा काम तो तभी करने को आते हैं जब हम कोई कमिटमेंट करते हैं एक्सटर्नली. चलें अब आगे आ जाइए. ये तो एक बात हुई. फिर इतने नीचे जो झैली अदारे हैं उनको क्या करना है. अगेन अगर 40 जो अभी हम कह रहे हैं जम करने हैं, प्राइवेटाइज करने हैं, बंद करने हैं, उनके एम्प्लॉयज़ का क्या होना है, उसका क्या एक्सपेंडिचर है, उसका क्या बेनिफिट आता है. आई थिंक दैट इज़ द काइंड ऑफ वर्क, और मैं इसलिए इस क्वालिटी को एम्फसाइज कर रहा हूँ कि क्योंकि आपने आईएमएफ के साथ ये निगोशिएट करना है या उनको बताना है कि कैसे करने जा रहे हैं ये चीज़ें, तो द क्वालिटी वुड रियली मैटर. इसीलिए जो ममालिक हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान क्यों नहीं फंड का प्रोग्राम कंप्लीट कर पाते, बिकॉज समटाइम्स हम इतनी पेरिफेरी पे ये गुफ्तगू करते हैं या लाए अमल करते हैं कि जो डेप्थ रिक्वायर्ड होती है वो स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स मीट नहीं होते. सो एक तो ये बात हुई. अब आप आगे आ जाइए, अगर इनमें क्या कामयाबी हुई है अब तक, उनके नाम 1.5 लाख जो असामियाँ हैं उसका तो फिगर बड़ा आसान है. अगर हमने बजट किया हुआ है, जो कि किया हुआ होना चाहिए, आई अंडरस्टैंड पाकिस्तान बजटिंग वेरी वेल, हमने बजट किया होगा कि ये असामियाँ एग्जिस्ट करती हैं, उसका तो फिगर फौरी तौर पे दे देना चाहिए कि उसकी इस साल की 1 अरब 2 अरब क्या सेविंग आ रही है. ये सेविंग इस तरह से है कि खर्चे नहीं होंगे. सही. अब अगर इससे आगे चले तो काम बहुत ही ज़्यादा होने वाला है. देखें जनरल सब्सिडी रजीम, मैं जब जाके पाकिस्तान का पढ़ता हूँ मीडियम टर्म फ्रेमवर्क, तो वो जो सब्सिडी है वो इंक्रीज होती चली जाती है. आपने एलिमिनेट करनी है 170 अरब के करीब है इलेक्ट्रिसिटी की टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी. इसी तरह जो प्रोविंसेस के साथ आप बिस्प के थ्रू दे रहे हैं तकरीबन 592 अरब रुपया, उसको डिवॉल्व करना है बिकॉज वो भी नीचे का सब्जेक्ट है. फिर आपने जो सब्सिडीज क्रॉस सब्सिडीज हैं उनको एलिमिनेट करना है. देखिए ये हैं सारे वो काम जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर को ठीक करेंगे. फिर पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में चूंकि मैं इन्वॉल्व था जब हमने टीएसए बनाया, जिसका मतलब ये था कि एक कंसोलिडेटेड पोजीशन हो कैश बैलेंसेस की, इससे बहुत बड़ी सेविंग आएगी. अब टीएसए फुली ऑपरेशनल है, अगर ऑपरेशनल है तो बड़ी अच्छी बात है. ट्रेजरी सिंगल अकाउंट, उसमें सारा कुछ मुंजमद हो जाता है और कैश बैलेंस से हमारी बोरोइंग कम होती है और उससे भी एस्टिमेशन है कि अच्छी सेविंग होगी. फिर टैक्स एक्सपेंडिचर है यार, यानी कि जो अभी तक मराद दी हुई हैं वो तो लिखा हुआ है, मेरा ख्याल है 3000 अरब है जो कि एफबीआर की बुक्स में लिखा हुआ है, एफबीआर खुद छापता है. सो उसको जाके देखिए कि उसको कैसे हैंडल करना है. एक गुफ्तगू तो अभी हुई ही नहीं अरबाब कि भाई आप 1100 अरब खर्च करने जा रहे हैं पीएसडीपी पे इस साल, उसके रिटर्न्स क्या हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट की क्वालिटी क्या है, और जो 10-12 साल
का थ्रो फॉरवर्ड है। थ्रो फॉरवर्ड का मतलब ये होता है अरबाब भाई कि आप 10-12 साल अगर इस अमाउंट से खर्च करते रहें तो प्रोजेक्ट्स खत्म होंगे। सोचिए एक प्रोजेक्ट जो 1 अरब का था वो तो 2 अरब पे पहुंच चुका होगा। उनको एलिमिनेट करें, खत्म करें इन प्रोजेक्ट्स पे, निकलें, इन्वेस्ट करें इनटू दी प्रोजेक्ट्स जो कि अगले 3 से 5 साल में खत्म होने वाले हैं। अब मैंने आपके सामने एक जिसे कहेंगे ना जामे प्रोग्राम रखा है, ये है डेप्थ जो रिक्वायर्ड है। आखिरी बात इसमें ये करूंगा, 600 अरब का नुकसान करेगी पाकिस्तान की पावर सेक्टर। आपने जिस 6000 अरब रुपए का नुकसान बताया है वो टॉप 20 एसओईज इन द लास्ट 10 ईयर्स ने किया है। ये किताब मैंने लिखी है, ये किताब शुरू ही मैंने की थी। मैं सरकार में आया तो मैं डेटा मांगता था, मुझे कोई डेटा ही नहीं देता था। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं खुद ही किताब लिख देता हूँ। ये पहली किताब, दूसरी किताब, तीसरी किताब तवातर से लिखी। फिर मैं चला गया, वो किताबें लिखना कम हो गई। आप हैरान होंगे कि फिर आईएमएफ ने कहा कि नहीं ये एक सीएमयू बनाएं, चलें बना लिया, उस पर हमने किताब लिखी। अब हमें ये पता चला कि 22 अरब डॉलर का एक्यूमुलेटेड लॉस है। इस साल जो नेपरा की रिपोर्ट आई है वो खुद कह रही है कि 600 अरब का पावर सेक्टर का लाइन लॉसेस और लेस रिकवरी में नुकसान है। यार ये है एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म जो पाकिस्तान मांगता है। इसकी पहले तो डेप्थ को समझना पड़ेगा, इसकी जो ब्रेड्थ है उसको समझना पड़ेगा, एक प्रोफेशनल सेटअप बनाना पड़ेगा जो डेली की बेसिस पे काम ही उसका ये हो कि वो ये डेली की बेसिस पे काम निकाल रहा हो और ये काम हो रहे हो। चारों प्रोविंसेस को ऑन बोर्ड करना पड़ेगा, 7th एनएफसी भी से आगे भी जाना पड़ेगा। अगर आप ये काम सोचें जो मैंने आपके सामने रखा है तो यू विल योरसेल्फ से कि ये तो इतना आसान काम नहीं है। डू वी हैव द प्रोफेशनल प्रोएस टू डू ऑल दिस? आई एम नॉट श्योर। अभी तो मैंने एक आपको जिक्र ही नहीं किया कि पाकिस्तान का एक्सटर्नल और इंटरनल डेट, चूंकि आपने जिक्र कर दिया था, मैं उस तरफ भी आ जाता हूँ। उसकी रीप्रोफाइलिंग होने वाली है, हर साल 16 अरब डॉलर खड़े हो जाते हैं, उनको कैसे संभालना है। देखिए पाकिस्तान कैन बी इन सच अ बेटर प्लेस। मैं हमेशा ये कहता हूँ, इतना अदराक है। आपने मुझे 10 मिनट टेलीविजन पे दिए हैं, मैंने आपको रख के समझा दिया है कि यार ये सारे काम करने हैं। अगर 3 साल में इतना क्लीन अप ऑफ पाकिस्तान बैलेंस शीट करके आप दे दें तो आप सोचें कि 3 साल बाद जो बोझ है, जो क्वालिटी है, जो इफेक्टिवनेस है स्पेंडिंग की, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो पाकिस्तान का कहाँ चला जाएगा। और उसी से एक डिफरेंट किस्म का मालियाती निज़ाम उभरेगा जिसमें प्रोविंसेस जो हैं, बहुत सा जो एनएफसी में पैसा उनको जा रहा है वो यूटिलाइज कर रही होंगी और फेडरल पे बोझ टूट गया होगा, स्पेंडिंग क्वालिटी बेहतर हो गई होगी और डेट्स तो खाकन साहब जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कलेक्टिव लॉसेस हैं, ये अगर ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता हम इनकी सेविंग्स की तरफ जाएं तो ये जो आईएमएफ के प्रोग्राम्स हम लेने जाते हैं 1-1, 2-2, 3-3 अरब डॉलर्स के और 5-6 अरब डॉलर के, शायद हमें इसकी ज़रूरत ही ना पड़े। अभी जो पेंशन वाला एक लॉस जो बढ़ते इस वक्त जो हमारी इकॉनमी पर 1000 अरब के करीब ये पहुँच गया है इसका बोझ, ये इसका कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन फिर है? इसको किस तरह से रिवाइज़ किया जा सकता है? या ये जो अभी 900 अरब की सेविंग हम करने जा रहे हैं, इस तरह के दीगर प्रोग्राम अगर इनिशिएट किए जाएं उनके लिए कितना वक्त दरकार होगा, कितनी प्लानिंग दरकार होगी? क्योंकि ये भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हम बहुत ताख़ीर से होते देख रहे हैं, जो बड़ा ड्यू था पिछले 2-3 सालों में, अब जाकर वो इंटेंशन नज़र आ रही है हुकूमत की। जब भी मेरी आपसे बात हुई है मैंने आपको हमेशा कहा है कि पाकिस्तान की सरकार में क्योंकि हमने ऐसी सलाहियत नहीं बिल्ड की कि हम एसओईज को चला सकें, तो प्लीज़ इनको जाने दें, टेलीकॉम की तरह, बैंकिंग की तरह। और तीसरा, जिस सेक्टर में आप बैठे हैं, मैं तो 3 कामयाब पाकिस्तान के सेक्टर गिनवा रहा हूँ आपको। मैं कोई इंडिया या ताइवान या अमेरिका की तो मिसाल ही नहीं दे रहा। आपका सेक्टर खोल दिया है, कंपटीशन है, पीटीवी ही होता, ना आपकी नौकरी होती ना आपके कैमरामैन की नौकरी होती। जस्ट थिंक अबाउट इट यार, टेलीकॉम सेक्टर को खोला हमने, अगेन ये हुआ। इन एसओई से जान छुड़ाएं। 4 एयरलाइंस और पाकिस्तान में काम कर रही हैं, प्रॉफिटेबली कर रही हैं, नए रूट्स पे भी जा रही हैं, कोई टैक्स भी दे रही हैं, नए लोगों को भी एम्प्लॉय कर रही हैं। जस्ट सोचें यार, मतलब जस्ट थिंक थ्रू। पाकिस्तान को अगर प्राइवेटाइजेशन के अलावा कोई और तरीका है तो वो कोई मुझे समझा दे, क्योंकि मुझे तो नहीं समझ उसकी। पर अगर आप ये करेंगे कि 2024 में दूसरी बार 10 साल में $20 मिलियन आई थिंक खर्च हो चुका है कंसल्टेंट्स पे, और पीआईए मेरे पास ही रहेगी, तो देन देयर इज समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग इन आवर अप्रोच टू डू दिस, एंड दैट इज द फॉलोइंग। अच्छा एचआर लाइए, जिन जिन अदारों में आपने सर्जरी करनी है, प्राइवेटाइजेशन एक अदारा है वैसा।
आपको बहुत ही कॉम्पिटेंट टीम, जिसका मतलब ये नहीं है मैं कोई मिनिस्टीरियल टीम की गुफ्तगू नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं ऑफ कोर्स एक प्रोफेशनल गुफ्तगू कर रहा हूँ। मैंने हमेशा कहा है कि एक तीसरा जुज जो मिसिंग है पाकिस्तान में, डेमोक्रेसी, एस्टैब्लिशमेंट, देन देयर इज अ प्रोफेशनल क्लास ऑल्सो। क्योंकि प्रोफेशनल क्लास टोटली मिसिंग चली गई है। जब तक आप वो लोग नहीं लाएंगे जो इन चीज़ों को मिलियंस ऑफ रुपीस लेकर, ट्रिलियंस ऑफ रुपीस के जो एसेट्स हैं उनको ठीक नहीं करेंगे, प्रिपेयर फॉर प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये तो एक बात हो गई। आई रियली होप कि अब हम जब 2025 का एंड करें तो मैं ये ना कह रहा हूँ आपको कि ऑन दिस स्ट्रक्चर चेंज दैट शुड हैव हैपेंड, PIA एंड अदर्स, हम डिस्को के भी बड़े करीब आ गए थे। अब मतलब मेरा दिल डूब जाता है जब मैं ये गुफ्तगू करता हूँ, बट नहीं कर पाए। सो थिंक थ्रू दिस। दूसरी बात, आपकी पेंशन रिफॉर्म किया यार, देखें पेंशन रिफॉर्म में तो जो स्टॉक खड़ा है उसको भी संभालना पड़ेगा। जो नए आ रहे हैं उनको तो ऑब्वियसली डालना ही है कि वो पे एज यू गो पे जाएं। अब ये एक बहुत बड़ा काम है, इसको बिल्कुल करना चाहिए, इसमें कोई दो आरा नहीं है, ये बोझ संभाला नहीं जा सकता। और हुकूमत को अपना जो साइज है उसको कम करना है, मतलब इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है ना कि कम करना है। मतलब अगर मैं एक मिसाल दूं, अब मैं कहता हूं कि यार डीप ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, आप कहेंगे जी डीप समझा दें, आप नई एंट्री बैन कर दें अगले 5 साल के लिए। आई रियली मीन दैट। देखिए, समझने की बात यह है कि जो रिफॉर्म की डेप्थ की ज़रूरत है उतनी नहीं करेंगे तो फिर एजेस पे फ़ायदा होगा और कौम जो है उस फ़ायदे को समझ या देख नहीं पाएगी। आपको नई एंट्री फॉर द टाइम बीइंग जो है उसको बंद कर देना चाहिए, जब तक कि आप इन सब लोगों को एडजस्ट करके अगले 5 साल में एडजस्ट नहीं कर देते। लेट द प्राइवेट सेक्टर, अभी भी तो क्या 90-92% फोर्स तो प्राइवेट सेक्टर में ही है ना। व्हाई डू वी इवन वरी टू गिव जॉब्स? ये भी एक इल्मिया है कि हम ये समझते हैं कि नौकरियां सरकार ने देनी है। भाई नौकरियां सरकार तो बहुत थोड़ी देती है, बाकी सब तो अपनी प्राइवेट सेक्टर में या एग्रीकल्चर में पड़ी हुई है लेबर। सो डोंट वरी अबाउट सच अ थिंग, टेक द स्टेप्स विच आर सो डीप कि लोगों को इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई दे। एंड इट इज़ पॉसिबल। इन सब चीज़ों का अदराक बड़ा क्लियर है, रिसर्च है, उस रिसर्च को अपग्रेड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम फौरी तौर पे कह सकते हैं कि ये अपग्रेडेड मौजूद है, इन चीज़ों को अपग्रेड करना पड़ेगा। पर अगर हम ये करें तो ज़रूर ये काम जो है बड़ी तनदही से किए जा सकते हैं। IMF के साथ कुछ स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स बने हुए हैं, उनको आगे लेके चला जा सकता है ताकि आपको IMF की पूरी सपोर्ट हो ये काम करने के लिए। बट अब ज़रूरी ये हो गया कि प्रोविंसेस हैव टू फॉल इन लाइन विद द थॉट्स दैट आई हैव सेड टू यू। आप उनके साथ सेशंस करें, आप प्रोफेशनल्स को लाएं, उनको बिठा के कन्विंस करें कि ये सब्जेक्ट जब उनके पास हैं तो उनकी फंडिंग ऑलरेडी जा चुकी है, तो उन्होंने कैसे टेक ओवर करना है, कैसे। और आखिर में मैं हमेशा कहता हूं कि लोकल गवर्नमेंट का रोल बहुत ज़रूरी होगा। आप सोचें अगर ये 3 गवर्नमेंट्स अपने वो काम कर रही हों, मुल्क डिफरेंट लगना शुरू हो जाएगा ना। ठीक है। और खान साहब, ये नाउ और नेवर वाली सिचुएशन इस वक्त हमारे इस हुकूमत के लिए और ख़ास तौर पर जो थिंक टैंक हैं इकोनॉमी के, उनके लिए इस वक्त है। चूँकि उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का इन्होंने अनाउंसमेंट किया, उसमें 5 E's की बड़ी सिग्निफिकेंस है। और अगर उन 5 E's के जो टारगेट्स बड़े एम्बिशियस सेट किए गए हैं उन तक अगर पहुंचना है तो उसके लिए भी फिर ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है, ये पूरा रिफॉर्म प्रोसेस जिस पर अभी बड़ी तफसील के साथ आपने रोशनी डाली है, तो ये उसको अटेम्प्ट करना या उसको शुरू करना इस वक्त बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि ऑलरेडी 1 साल हुकूमत का गुजर चुका है, अगले 3 साल के बाद फिर वो एक लास्ट ईयर, वो इलेक्शन ईयर कहलाता है, और उसमें जब हुकूमत ने एंटर होना है तो आगे की भी तैयारी करनी है। उड़ान पाकिस्तान भी उस वक्त 2-2.5 साल गुजर चुके होंगे। वो जो 5 E's तक पहुँचना है उसके लिए ये अभी से ही तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। ये इनिशिएटिव उसी सिलसिले की एक कड़ी नज़र आ रहा है आपको? So 2025 is a critical year for Pakistan. We go into the first review, बहुत इंपॉर्टेंट होगा IMF के साथ कैसे इंगेज होते हैं। हुकूमत की ख्वाहिश है कि उड़ान पाकिस्तान जो है उसको आगे लेकर चला जाए। जो एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म है, ऑफ कोर्स चूँकि स्ट्रक्चरल बेंचमार्क है IMF का, चूँकि आपने लिखा है कि आप नेशनल फिस्कल पैक्ट करके कुछ डिवॉल्व कर देंगे, ये तो इसकी बड़ी क्लियर अक्कासी हुई कि अथॉरिटीज़ अब कह रही हैं कि ये करना है। सो इट्स क्रिटिकल टू डू दैट। डाइवेस्टमेंट जो है वो क्रिटिकल है, क्योंकि यही एक पाकिस्तान को ऑन द मैप लाएगी कि पाकिस्तान बियॉन्ड डेट्स इज सीरियस टू डू इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। चलें, मैंने 3 ही चीज़ें आपके सामने रखी हैं, आप इन 3 की कंप्लीशन करें। एक्सपेंडिचर्स रिफॉर्म जो हमने अभी सामने रखा, IMF के पहले रिव्यू की कंप्लीशन, और उड़ान पाकिस्तान के अंदर अगर आप एक्सपोर्ट्स और डाइवेस्टमेंट इन 2 चीज़ों को ही देख लें। और
अब मैं छोड़ नहीं सकता, तुम फिर मेन्यू बड़ा हो जाएगा, वो एनर्जी को तो देखना ही पड़ेगा ना, और उसका मतलब प्राइवेटाइजेशन से अटैच्ड बाकी सारा काम करना है। दिस इज अ वेरी वेरी ह्यूज एजेंडा दैट वी हैव पुट टुगेदर। आई डोंट नो कि इसके अलावा कोई भी चारा है, बट अगेन मैं बार बार कहता हूं कि ये होता इसलिए नहीं है कि कोई इंप्लीमेंट करना नहीं चाहता, होता इसलिए नहीं है कि इम्प्लीमेंट करने वाले आएंगे तो वो इम्प्लीमेंट करेंगे, विच आई कीप रेफरिंग टू कि ये बहुत प्रोफेशनल काम है, बहुत प्रोफेशनली होने चाहिए, वेल थॉट आउट होने चाहिए, एंड पीपल विद local knowledge, people with good context, people with good economics, people with good energy knowledge can only deliver on these। और मुझे उम्मीद है कि सारी जगहों पे, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन हो, बीओआई हो, एनर्जी हो, पब्लिक एक्सपेंडिचर रिफॉर्म हो, मुझे ये ना कहना पड़े कि मैं आज भी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कोट कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की अपनी रिपोर्ट को कोट करूँ, बट दैट इज द रियल चैलेंज फॉर द लॉन्ग टर्म एंड फॉर पाकिस्तान। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खाका नजीब साहब, साबिक मुशाना हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। मुल्क में गैर मुल्की सरमाकारी की शरह तेजी के साथ ऊपर जा रही है, जो मुल्क की मईशत के बेहतर होने के नुमाया आसार हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 के दौरान मुल्क में बैरूनी सरमाकारी में 11.58% का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। साल 2024 में बैरूनी सरमाकारी का हजम $2.05 अरब रहा है, जो कि साल 2023 के दौरान $1.84 अरब था। 2024 के दौरान एफडीआई में तकरीबन $21.34 करोड़ का इजाफा हुआ है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट में 23% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिससे प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का वॉल्यूम $2.25 अरब तक बढ़ गया है। तो प्राइवेट सेक्टर की एफडीआई में 31% का इजाफा हुआ है, जो बढ़कर $3.41 अरब तक जा पहुंची है। बेहतर होती मईशत में सूबों का किरदार इंतहाई अहम है। सूबों की आमदनी बढ़ेगी तो मुल्की खजाने पर बोझ कम होगा और पाकिस्तान को कर्जों से जान छुड़ाने में भी मदद मिलेगी। एक्सपोर्ट्स और गैर मुल्की बराह रास्त सरमाकारी यानी एफडीआई में इजाफा सूबों को मुश्किलात से निकाल कर तरक्की के रास्ते पर गामजन कर सकती है। पंजाब हुकूमत चीनी कंपनी की जानिब से $70 करोड़ की सरमाकारी हासिल करने में कामयाब हो गई है। चीनी कंपनी का आईटी सेक्टर में इस वक्त सरमाकारी का रुझान देखा जा रहा है और वहाँ पर वो सरमाकारी करेगी। चीनी सरमाकारों ने सिंध में तवानाई के मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया है। सूबा सिंध में 185 बिलियन टन कोयले के ज़खायर मौजूद हैं। थर कोल फील्ड कराची से 395 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है और 9100 किलोमीटर पर मुहित है। इस फील्ड में 175 बिलियन टन के ज़खायर मौजूद हैं, जबकि केपी के हुकूमत की जानिब से बताया गया है कि आइंदा सालों में इंटरनेशनल पार्टनर्स ने सूबे में $1.8 बिलियन की सरमाकारी का वादा किया है। वफाकी वजारत ख़जाना ने माली साल 2024-25 की पहली सहमाही में सूबों की माशी कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट भी जारी की है, जिसमें सूबे खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी दीगर सूबों से बेहतर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की आमदनी ज़्यादा है और अखराजात कम रहे हैं। केपी हुकूमत ने 316 अरब का रेवेन्यू हासिल किया और एक्सपेंसेस की मद में 212 अरब रुपए खर्च किए। केपी ने विफाक को 103 अरब रुपए का सरप्लस बजट दिया है, जो गुज़श्ता माली साल 10 अरब खसारे में था। पहली छमाही के दौरान पंजाब हुकूमत भी 40 अरब का सरप्लस देने में कामयाब रही है। सूबा पंजाब ने कुल 866 अरब रुपए रेवेन्यू हासिल किया, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक सूबा सिंध ने 131 अरब रुपए का सरप्लस बजट विफाक को दिया है। इस दौरान सिंध की आमदन 568 अरब रुपए रही है और अखराजात 437 अरब रुपए किए गए हैं। माशी माहिरीन सूबों के सरप्लस रहने को खुशाइंद करार दे रहे हैं। उड़ान पाकिस्तान ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, जो पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है, उसमें मौजूद टारगेट्स को पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि सूबे इसी तरह और इससे ज़्यादा बढ़कर अपना किरदार अदा करें, क्योंकि मुल्क की इकॉनमी के हजम को 1 ट्रिलियन तक ले जाने का हदफ वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों की सपोर्ट के बगैर हासिल नहीं कर सकेगी। लेकिन अब भी इस वक्त तीनों सूबे हमें सरप्लस में नज़र आ रहे हैं, खसारे कवर किए जा चुके हैं। इसकी वजूहत हैं कि और कारकर्दगी का ये तसलसल किस तरह से कायम रह सकेगा, और जो पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट का इस वक्त ट्रैक है उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम, अगर कामयाबी के साथ लेकर आगे चलना है तो ये कामयाबी किस तरह मिल सकेगी और पाकिस्तान की इकॉनमी पर इसका क्या इंपैक्ट होगा, शुजात फारूक साहब से डिस्कस करेंगे। चीफ ऑफ रिसर्च हैं, पाइट के हमारे साथ मौजूद हैं। शुजात साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब हम देख रहे हैं कि सूबों की इस वक्त जो फर्स्ट क्वार्टर की जो ऑफिशियल कारकर्दगी जो वजारत ख़जाना की रिपोर्ट की सूरत में सामने आई है, हमारे तीनों ही सूबे इस वक्त जो मेजर सिंध, पंजाब और KPK की हम अगर इसके फिगर्स की बात करें तो ये तीनों इस वक्त हमें सरप्लस में दिखाई दे रहे हैं।
आमदन ज़्यादा है, अखराजात कम है, और वफाकी सतह पर जहाँ हम बड़े खसारे देखते हैं वहाँ भी अब एक ऐसा कदम उठाया गया है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का कि अब उसके भी ज़ाहिर फ़वाइद सामने आएंगे। सूबों की कारकर्दगी को किस तरह से उस पर आप तज्जिया करेंगे अपना? जी बहुत शुक्रिया जी। देखें, जो आप बता रहे हैं वो बेसिकली आप फाइनेंशियल कारकर्दगी पे बात कर रहे हैं कि जी के सूबों की पहले क्वार्टर में आमदनी और एक्सपेंडिचर सरप्लस में रहा है। देखें, अभी तक पाकिस्तान में अगर आप गवर्नेंस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो मैं अभी तक ये कंक्लूड करूंगा कि शायद अभी तक हमारे पास कोई पैरामीटर ऐसे नहीं कि जिससे हम सूबों की कारकर्दगी को जज कर सके। ये तो एक साइड पिक्चर की है ना, कि फर्ज करें कि जी पंजाब में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाती है, केपी गवर्नमेंट लोन ले लेती है आईडीबी से और चंद प्रोजेक्ट कर लेती है, तो शायद इसको हम प्रोग्रेस नहीं कहेंगे। आपको गवर्नेंस स्ट्रक्चर समझना होगा पाकिस्तान का। पाकिस्तान का जो गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है वो 3 टीयर है। पहला देखें आपकी फेडरल गवर्नमेंट है, दूसरा आपके सूबे हैं, और तीसरा आपकी लोकल गवर्नमेंट है। चैलेंज ये था कि 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले जो रिसोर्सेज थे वो सबके सब फेडरल गवर्नमेंट के पास थे, और सूबे फेडरल गवर्नमेंट को देखते थे जब भी उनको नीड होती थी, और फेडरल गवर्नमेंट जब चाहती थी उनको फिर स्क्रू भी करती थी। 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो हमारा 7th एनएफसी अवार्ड आया, उसके बाद सूबों को एक सिग्निफिकेंट तकरीबन 57% से भी ज़्यादा जो रेवेन्यूज है वो सूबों को जाते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझें कि इस वक्त भी सूबे फेडरल गवर्नमेंट के रेवेन्यू पे रिलाय करते हैं, और अभी तक को हमारे पास सूबों की अपनी इनकम कोई बहुत बड़ी जनरेट नहीं हो रही है, क्योंकि उनको 7th एनएफसी वार्ड के बाद इतनी अमाउंट फेडरल गवर्नमेंट दे देती है कि वो बड़े मजे से अपने सूबों को चला रहे हैं। आप देखिए 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले सूबे गरीब थे, अब फेडरल गवर्नमेंट गरीब है। तो सूबे अभी तक बड़ी कुछ सीरियस, मैं आपको बताऊं, इफोर्ट नहीं कर रहे कि जहां पे वो अपने रेवेन्यूज को खुद इन्हांस करें। शायद अभी भी जो टोटल सूबे के एक्सपेंडिचर्स हैं उसमें सूबों के अपने रेवेन्यूज शायद 8-10% से ऊपर ज्यादा नहीं है। आप देखें सूबों एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को देख लें, आपको बहुत से ऐसे टैक्सेस मिलेंगे जो कि सूबे की अथॉरिटी हैं, तो वो सूबों ने अभी तक नहीं लगाए। तो मेरे ख्याल से ठीक है, वो आप ये कह सकते हैं कि सूबों को जो पैसे मिले वो जो फेडरल गवर्नमेंट ने मोस्टली दिए वो उन्होंने खर्च नहीं किए हैं, लेकिन वो उनको सरप्लस बजट में ले गए और वो डेफिनेटली फेडरल गवर्नमेंट की तरफ आएंगे। क्योंकि इस वक्त आप देखें हम आईएमएफ के साथ जो एग्रीमेंट के अंदर गए हैं उसमें आईएमएफ आप सूबों के साथ भी निगोशिएट कर रहा है, क्योंकि आईएमएफ की डिमांड है कि हमने एग्रीकल्चर को टैक्स नेट में लेके आना है। तो जब तक हम सूबों के साथ निगोशिएट नहीं करेंगे, पंजाब और सिंध के अंदर बिल भी पास हो गया है, तो ये मेरे ख्याल से अभी शायद कारकर्दगी बहुत पहले की बात है। हाँ, हम उस तरफ चल पड़े हैं कि जहाँ पे थोड़ा सा सूबों ने एक कंपटीशन की तरफ चल पड़े हैं। हमारा चैलेंज क्या है? हमारा चैलेंज ये है कि अभी तक आप देखें आपके पास प्रोविंशियल जीडीपी नहीं है, ठीक है। आप चाइना में चले जाए तो आपको हर शहर की इनकम मिलेगी, तो हमारे पास सिटी लेवल की इनकम नहीं है। सूबों का आपस में कंपटीशन नहीं है। हमारे पास कोई ऐसे इंडिकेटर्स नहीं कि जहाँ पे बहुत से सूबों में, अगर आप देखें सिंध में चले जाए तो पीपल्स पार्टी 2008 से गवर्न कर रही है, पीटीआई का 3rd टेन्योर है केपी के अंदर, सेम पंजाब के अंदर पीएमएलएन है। तो क्या आपको कोई कंपटीशन नजर आ रहा है कि जहाँ पे ये अपनी कारकर्दगी दिखाएं जी, तालीम में, सेहत में, अपने रेवेन्यू जनरेशन में, अपनी सिटीज की डेवलपमेंट में, रोजगार में? तो यहाँ पे अभी भी बड़ा वास्ट वेक्यूम है। और उसकी एक और आप चीज देखें कि 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक अनफिनिश्ड डेवोल्यूशन है कि उसके बाद लोकल गवर्नमेंट डेवलप होनी थी, तो किसी सूबे ने भी वो लोकल गवर्नमेंट को ट्रूली जेन्युइनली उस स्पिरिट के साथ इंप्लीमेंट नहीं किया। आर्टिकल 140 कहता है कि हर सूबा लोकल गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करेगा और जो सर्विस डिलीवरी का कंपोनेंट है वो लोकल गवर्नमेंट को दिया जाएगा, तो वो तो किसी सूबे ने नहीं किया। तो मेरे ख्याल से ये चलें कुछ नंबर्स क्रंचिंग है जिसको हम कह सकते हैं कि जी बजट सरप्लस हुआ है, लेकिन शायद अभी हमें बहुत आगे जाना है। तो अब शुजात साहब, ये इस वक्त जो सूबों की जो गवर्नेंस की एक लैकनेस है, जब कंपटीशन नहीं है, जब कोई पैरामीटर नहीं है हमारे पास सूबों की परफॉर्मेंस जज करने का, इवन जो ये डेटा हमने कलेक्ट किया इसमें भी हासिल करने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बड़ा वक्त लगा, चूँकि कहीं कोई सूबों की अपनी कोई ऐसी ऑफिशियल वेबसाइट या
कोई डेटा को प्रोवाइड करने की कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है, कोई टूल नहीं है, तो फिर ये किस तरह से परफॉर्मेंस पर चेक एंड बैलेंस रखा जा सकता है इन सूबों की? ज़ाहिर लोग तो पहले जो एक आम परसेप्शन है, किसी भी सूबे के लोग उस सूबे की कारकर्दगी से वैसे ही मुतमईन नहीं है, और फिर जब फाइनेंस मिनिस्ट्री से इस तरह के फिगर सामने आते हैं तो वो भी फिर लोगों के जज्बात को भड़का देते हैं कि आखिर में एक आम आदमी को तो उसके मेयार ज़िंदगी में तो कहीं कोई तब्दीली नहीं आ रही, और फिगर्स की हद तक हम बात कर रहे हैं कि सारे सूबे इस वक्त सरप्लस में हैं, उनकी आमदन ज़्यादा, अखराजात कम है, तो ये पैरामीटर्स किस तरह से हम सेट कर सकते हैं? जी देखिए, एक पैरामीटर तो आप कह रहे हैं, जिस तरह आप देखें हम अक्सर पैरामीटर लेते हैं कि जी के लेट से हमारा करंट अकाउंट सरप्लस है, और बेशक हो सकता है हमने लोन लिया हो, तो देखें लोन लेके अगर इकानमी बेहतर हो रही हो तो वो पैरामीटर कोई अच्छा नहीं है। लोन लेके अगर हमारे रिजर्व बढ़ जाते हैं तो हम कहेंगे हमारे रिजर्व बढ़ गए हैं, तो ये कोई अच्छा पैरामीटर नहीं है। अच्छे पैरामीटर्स आपके पास हैं कि देखें जो हमारी एग्रीकल्चर है, हेल्थ है, हमारा एजुकेशन है, ये सब का सब अब प्रोविंशियल सब्जेक्ट है 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद। तो आप एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी पे बात करें, आप हेल्थ के इंडिकेटर्स देखें, अभी भी देखें, हम बेसिक कुछ सिकनेस लाइक आप टीबी को देख लें, आप पोलियो को देख लें, हम शायद अभी तक उससे बाहर नहीं निकल रहे। 25 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, और वो सारे सूबों के अंदर है। पावर्टी है, आप पावर्टी देखें तो आपको बड़ी वाइड डिस्पैरिटी मिलेगी सिंध के अंदर। आप कराची को देख लें, सिंध को देख लें, आप कराची के साथ किसी और एक इंटीरियर सिंध के सिटी को compete नहीं करवा सकते। तो मेरे ख्याल से कंपटीशन ये होगा कि शायद हमें ऐसे इंडिकेटर्स लें जो तालीम पे बात करें, सेहत पे बात करें, ह्यूमन कैपिटल पे बात करें, लोगों की वेलबींग पे बात करें, पावर्टी पे बात करें, और जहाँ पे हम सिटीज़ लेवल पे लोगों की इनकम को जनरेट मैयर कर सकें। आप देखें कोहाट है, फॉर एग्जाम्पल आप कोहाट की एग्जाम्पल ले लें। कोहाट में पैसा इकट्ठा होता है, क्या वहाँ पे कोई लोकल अथॉरिटी है कि जो उस पैसे को राइटली इन्वेस्ट करे जिससे कोहाट की इनकम बढ़े? आप चाइना में चले जाएं तो आपको एक एक शहर के अंदर जो म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ हैं वो स्कीम्स लेके आती हैं कि वो सिटीज़ को compete करवाती हैं, और वहाँ पे आप सिटी लेवल पे आपको इनकम मिलती है। तो यहाँ पे तो देखिए, जो मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि हमारे पास इस वक्त ये भी हमारे पास नंबर नहीं है कि पंजाब की जीडीपी कितनी है, सिंध की जीडीपी कितनी है। तो शायद हमें इन सिटीज़ को आपस में compete करना होगा। शायद अभी तक हम वो पॉलिटिकल पॉपुलिज्म से शायद बाहर नहीं निकले। मोस्टली जो स्कीम्स हैं प्रोविंसेस की वो रिलाई कर रही हैं फेडरल गवर्नमेंट के बजट पे, और वो इतना बजट उनको सफिशिएंट मिल जाता है कि शायद उनको अपने रेवेन्यू जनरेशन की तरफ अभी नहीं जाना पड़ रहा। पॉलिटिकल पॉपुलिज्म से बाहर निकले, अपने मैनिफेस्टोज बनाएं, वाइट पेपर इशू करें कि जहाँ पे वो तालीम पे, सेहत पे, इन चीज़ों के ऊपर बात करें। तो अब शुरा साहब, ये जो सिटी लेवल पर जिस कंपटीशन की आप बात कर रहे हैं, अगर ये इस तरफ लेकर जाना है अपने शहरों को, तो उसके लिए हमें फिर कुछ नए इदारों की और कुछ नई टीम्स की ज़रूरत पड़ेगी, या जो ये एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर हमारा है जिसमें पहले ही गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव ले चुकी है, जिसमें कोई 1.5 लाख के करीब लोगों को राइट साइजिंग उनकी करने जा रही है, कुछ महकमों को बंद किया जा रहा है, कुछ को जम किया जा रहा है, कुछ मिनिस्ट्रीज़ ख़त्म की जा रही हैं, तो अभी हम राइट साइजिंग की तरफ जा रहे हैं, तो ये इस तरह की नई टीम्स फिर हम उनकी फॉर्मेशन की तरफ हमें जाना चाहिए, ये मुनासिब वक्त होगा, या इसका कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन है आपके पास? मेरे ख्याल से जो मैंने आपको पहले अर्ज की कि जो हमारा असल सर्विस टीयर है जो कि सर्विस डिलीवरी पे फोकस करता है वो लोकल गवर्नमेंट है। तो हमें लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करना है। ठीक है, आप देखें ना, वेस्ट में चले जाएं तो वहाँ पे सिटीज़ जब compete करते हैं एक दूसरे से तो वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट होती है। तो प्रोविंसेस आप देख लें, पिछले 10-15 साल से कोई भी सूबा लोकल गवर्नमेंट को अथराइज नहीं करना चाहता। अगर हल्के फुल्के इलेक्शन हुए भी हैं तो वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने को तैयार नहीं है। तो जो मैंने आपको कहा कि पहले अथॉरिटी फेडरल लेवल पे थी, अब वो प्रोविंसेस लेवल पे चली गई है। अब वो सूबे की मर्जी है कि पंजाब की मर्जी है या सिंध की मर्जी है कि वो अपने रिसोर्सेज को, रेवेन्यूज को कहाँ पे खर्च करेगा। कोई नीचे फार्मूला ऐसा नहीं है एनएफसी वार्ड की तरह। तो हमें नंबर 1 तो एक पीएफसी फार्मूला चाहिए कि जिसमें ये डिसाइड हो कि पंजाब के रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पे, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज़्यादा पावर्टी है, किस डिस्ट्रिक्ट को ज़्यादा नीड है, आप वहाँ पे रिसोर्सेज को फ्लो करें। तो शायद हमें सबसे पहले ये करना होगा। और देखें, अगर लोकल गवर्नमेंट आप एस्टेब्लिश करेंगे तो वो टीयर ऑलरेडी वहाँ पे आपके पब्लिक सर्वेंट बैठे हुए हैं, आपकी म्यूनसिपैलिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं। लोकल गवर्नमेंट सिर्फ एक वो फंक्शनल मेयर नहीं है, बाकी आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो एग्जिस्ट कर रही है। जो आप दूसरी बात कर रहे हैं राइट साइजिंग,
वो तो बड़ी हमें क्रूशियल चाहिए फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट में आप देखें तो इस वक्त 43 एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज हैं। शायद 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद तो हमें 15-16 मिनिस्ट्रीज चाहिए, इससे ज़्यादा हमें मिनिस्ट्रीज नहीं चाहिए। और फिर इनके नीचे आप देखें अटैच डिपार्टमेंट्स है कोई 400, फिर नीचे कोई 206 आपकी ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जो मोस्टली आप देखें जो पॉलिटिशियंस आते हैं ना, तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर जॉब्स बांटते हैं। तो ये जो जॉब्स हैं ये इस मुल्क पे बर्डन है। हमने पाइड से कैलकुलेट किया कि एक शायद पीएन रखने पे भी जो उसकी लाइफ टाइम कॉस्ट कंट्री को पड़ती है वो तकरीबन 50 मिलियन है। और एक ग्रेड 17 का मुलाजम अगर आप रखेंगे तो जो उसकी लाइफ टाइम कॉस्ट है, जिसमें उसकी पेंशन है, उसकी सैलरी है, उसके बाकी पर्क्स हैं, वो तकरीबन 245 मिलियन है। तो इस वक्त हमारी गवर्नमेंट ओवर क्राउडेड है। राइट साइजिंग बिल्कुल करें, इसको मॉडर्न गवर्नेंस सिस्टम के मुताबिक चलाएं। और बहुत सी फेडरल लेवल पे हमें अबॉलिश करनी है, प्रोविंस लेवल पे अबॉलिश करें और लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रांग करें। और शुजात साहब, इसके ज़रिए जो हम 900 बिलियन की जो बचत करने जा रहे हैं, जो सेविंग हमें होगी, उसकी बेस्ट यूटिलाइजेशन फिर कहाँ क्या हो सकती है? उस सेविंग को हम कहाँ इन्वेस्ट करें तो हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं और उसका बेहतरीन इस्तेमाल भी और हमारी इकॉनमी पर से भी बोझ कम हो सके? देखिए, पाकिस्तान जैसे मुल्क में शायद 1 ट्रिलियन को बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। आप ये देखें कि जो इनएफिशिएंसीज है कि हमारे इदारे एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो राइट काम नहीं करते, तो जो उसके लॉसेज है उनको देखें। पावर सेक्टर को देखें, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एग्जिस्ट कर रही है, उसके नीचे नेपरा है, बहुत सी अटैच डिपार्टमेंट है, इंडिपेंडेंट उसके नीचे बॉडीज एग्जिस्ट कर रही हैं। आप देखें पावर सेक्टर पे शायद हमने 22 ट्रिलियन का लॉस किया है। इसी तरह एविएशन एग्जिस्ट कर रही है जो पीआईए को चला रही है, रेलवे मिनिस्ट्री है। तो देखें, मेरे नज़दीक गवर्नेंस मैटर करती है, मेरे नज़दीक एफिशिएंसी मैटर करती है कि हम अपने इन इदारों को 21st सेंचुरी के मुताबिक चलाएं। और आप देखें जिस तरह स्टेट ओन एंटरप्राइजेज के लॉसेज आप देखें, रेलवे के लॉसेज देखें, जो बाकी पावर के लॉसेज हैं, तो और उसके अलावा बहुत सी जो गवर्नमेंट है, देखिए इदारों का काम है कि आपके रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना। जो हम कह रहे हैं जी लोकल गवर्नमेंट को लेके आए, लोकल गवर्नमेंट आएगी, सर्विस डिलीवरी होगी, शहर कंपीट करेंगे, शहर अपनी इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज करेंगे, लोगों के लिए इंसेंटिवाइज करेंगे कि जी कि आप यहाँ पे आएँ, इन्वेस्ट करें। इसी तरीके से आप फेडरल लेवल पे देखिए, गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी बनाना। तो उसके लिए शायद हमें बहुत बड़ी गवर्नमेंट नहीं चाहिए होगी। यस, इस वक्त आप देखें 3 ट्रिलियन शायद गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर्स है। पेंशन का आप एक बहुत बड़ा कंपोनेंट ले लें, इस वक्त इस साल 1 ट्रिलियन से ज्यादा पेंशन गवर्नमेंट ने अलॉट की है। तो पेंशन गवर्नमेंट अपने जिम्मे क्यों ले रही है? लेट दी प्राइवेट सेक्टर के प्राइवेट सेक्टर आए और वो पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन से उसको चलाए गवर्नमेंट के। तो गवर्नमेंट को इस तरीके से पावर को देख लें, इन सब चीजों से गवर्नमेंट को शायद अपने आप को निकालना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शुजात फारूक साहब, चीफ ऑफ रिसर्च पाइड से हमारे साथ आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।